हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार क्लास में। होप्स तो आपको कल की क्लास पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की इस क्लास में हम 11th ऑफ नवंबर टू 2019 शिफ्ट 1 के नेक्स्ट 20 to 30 क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम हमें लगता है। ठीक है, सब कुछ प्रोसेस वही सेम रहेगा। आपको साथ के साथ क्वेश्चंस के आंसर जो भी लाइव चैट चल रही है नीचे उसके अंदर देने हैं और लास्ट में आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग लर्नर सेंट्रेड अप्रोच इन करिकुलम? कौन सी कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने की सीमाएं हैं? सीमाएं बिल्कुल है। पहली देखते हैं, इट गेट डिफिकल्ट टू इंक्रीज द अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक बात है भाई, लर्नर सेंट्रेड अप्रोच में बहुत सारे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हम सभी बच्चों के अचीवमेंट लेवल पे ध्यान नहीं दे सकते। सेकंड इज इट रिक्वायर्स दोज टीचर हु आर वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत संवेदनशील हों, जो उनकी आवश्यकताओं को समझ सकें। ऐसा नहीं सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाए जा रहे हैं। टीचर जो भी उसके अंदर पढ़ा रहा होगा शुड नो कि इन बच्चों की नीड्स क्या, लर्निंग नीड्स क्या है, इन्हें क्या चाहिए एटलीस्ट कि ये उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाए। तो इसके दोनों उत्तर ठीक है, बोथ 1 and 2। आप सभी ने इसका उत्तर सभी ने दे दिया होगा। बाकी अगर इसका सोर्स बताने, क्योंकि दो लिमिटेशंस है, इसके अलावा दो तीन लिमिटेशंस और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 51, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 51। इस वाली जो ये डिसिप्लिन 2 3 है, 2 है ना, हाँ 2 है। तो इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो 502 या 503 के आसपास के हैं। देखो भाई, आप देख लेना, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बारे में बात करिए, यूजफुल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये उसके कुछ क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म यही है कि जो ये अप्रोच है इसमें हर बच्चे की अचीवमेंट लेवल को इंक्रीज करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। पहला तो ये दिया हुआ जो भी हमने जस्ट पढ़ा। दूसरा ये है कि जिसमें टीचर्स है वो कॉम्पिटेंट और कमिटेड होने चाहिए बच्चों की लर्निंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए। सबके बस की बात नहीं है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू पढ़ाना। इट रिक्वायर्स टीचर हु आर वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये अभी जस्ट पढ़ा हमने। अनलेस प्रॉपर लर्निंग क्लाइमेट इज क्रिएटेड, इसमें क्या हुआ, जो लर्निंग क्लाइमेट है, आसपास का जो क्लास एनवायरनमेंट है वो भी ढंग से होना चाहिए, तभी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यूजफुल हो पाएगी। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस यहीं से एक क्वेश्चन उठाया गया, सेम टू सेम दो लाइन यहाँ से उठाई गई है, बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। The process of striking a balance between accommodation and assimilation is called, it is very important in Piaget's theory of cognitive development। तो इन दोनों में से क्या अडेप्शन या इक्विलिब्रेशन? आपको पता होगा, इक्विलिब्रेशन इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रेशन आ जाता है उसके बाद अडेप्शन आता है। समझ गए? ये बिल्कुल प्रॉपर लाइन सबको आसान समझने कर देगा, है ना। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 34। चांद के 34 ये लिखा हुआ है, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस और इक्विलिब्रेशन हेल्प्स द चाइल्ड इन अडेप्टिंग द चेंज इन बिहेवियर एंड एक्शन। तो पहले आपको ये सब ना पढ़ी रखा ना, एसिमिलेशन होगा, अकोमोडेशन होगा, उसके बाद इक्विलिब्रेशन, फिर एडेप्शन वगैरह, वो सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। बस एक चीज थी दिखाने वाली, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसका उत्तर सभी ने सही दे दिया होगा, इतना मुझे अंदाजा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच? यहां बात करी गई है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच की, अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण की। ठीक है, इट इज बेसिकली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बट इंक्लूड्स टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम सिचुएशन। बिल्कुल ठीक बात है भाई, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में इतना ही फर्क है कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में, अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण में, टीचर एज अ को लर्नर काम करता है। क्या काम करता है? एज अ को लर्नर। It helps students to acquire competency in skill areas and developing lifelong learners। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच का काम ही ये है बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना और उनके अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग उजागर करना। ठीक है, तो इसके दोनों ही उत्तर ठीक है, बोथ 1 and 2। बाकी अगर इसको देखना हो तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 33 है, मतलब 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 105।
लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन फोकसिंग ऑन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें टीचर का काम क्या है, एज अ को लर्नर विद स्टूडेंट्स। बेसिकली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही है, बस जो इसमें टीचर है वो इंक्लूड होता है लर्निंग प्रोसेस में, लिखा भी हुआ को लर्नर होते हैं। और इसका मेन काम क्या है, बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल को डेवलप करना और उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे जाके। एक चीज मुझे आपको दिखानी जो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पेज नंबर 109 पे। मेक श्योर आप इस चीज को ढंग से देख लें। ये डिफरेंस दिया हुआ है टीचर सेंटर्ड में, लर्नर सेंटर्ड में और लर्निंग सेंटर्ड में। इसमें से मैक्सिमम चीजें आप कवर कर दोगे। बट एक सवाल ऑलरेडी जो पीवाईक्यूज में आया हुआ है वो डिसिप्लिन का वो आया हुआ है कि इम्पोज डिसिप्लिन किसके अंदर होता है, टीचर सेंटर्ड में, लर्नर में कि लर्निंग में। तो आप मेक श्योर एक बार इसको कवर कर लें। वैसे ही शेयर्ड और पार्टिसिपेटरी डिसिप्लिन किसके अंदर होता है, लर्नर सेंटर्ड में। और सेल्फ कंट्रोल किस में होता है, लर्निंग सेंटर्ड में। एक चीज आप इसका ध्यान रखना, बाकी आप ऑलमोस्ट कर दोगे। दूसरी चीज आप करिकुलम का ध्यान रखना, प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम के हिसाब से कहाँ पढ़ाते हैं टीचर सेंट्रल अप्रोच में। इसमें डेवलपमेंटल होता है कि जो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट में चल रहा है या फिर लाइक थोड़ा सा नया टाइप। और एमरजेंट इज बिल्कुल नया लर्निंग सेंटर अप्रोच में। बाकी आप सब इनमें से ऑलमोस्ट कर दोगे, ठीक है। इनके पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू लेविगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हेल्प अ चिल्ड्रन टू प्रोग्रेस इन द डेवलपिंग ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण के माध्यम से एक बच्चा विकासशील भाषा के कार्यों में प्रगति करता है। तो इकोसेंट्रिक स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच, इन तीनों के ही थ्रू करता है। आप बोलोगे सर ये इगोसेंट्रिक स्पीच क्या प्याजी साहब ने दी? नहीं भाई, इन्होंने भी दी है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 33। देखो भाई, अगर आपको बिल्कुल ही ढंग से पढ़नी है एनआईएस तो मेक श्योर आप एनआईएस क्लासेस ज्वाइन कर लो, उसमें मैं सब कुछ कवर करवा चुका हूँ। बस यहाँ तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ मैं इन क्वेश्चन को करवाने की। ये जिन्होंने क्लास ले रखे हैं उनको पता है सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है। 3 स्टेज इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शन। पहला है सोशल एक्सटर्नल स्पीच जो कि 3 से 4 साल के आसपास आती है। दूसरी इगोसेंट्रिक स्पीच है जो कि 3 से 7 साल के बीच में आती है। और लास्ट इज इनर स्पीच जो कि 7 साल के बाद आती है, ठीक है। तो ये तीनों थी, ये तीनों की इधर बात करेगी, 1 2 एंड 3 तीन हो जाएंगे। ऑप्शंस भाई वही है, 1 2 2 3 3 एंड 4, ठीक है। बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू ऑल कोऑपरेटिंग लर्निंग लेसन्स हैव। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा सभी सहकारी शिक्षण सबक हैं। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स, ठीक बात है। ग्रुप्स आर हेट्रोजीनियस कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो अचीवर्स। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग तो ऐसी होती है जिसमें मिक्स ग्रुपिंग होती है। और रिवॉर्ड सिस्टम जो इसमें ग्रुप ओरिएंटेड होता है ना कि इंडिविजुअली ओरिएंटेड। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, तीनों ही तीनों इसके ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शायद आप किसी ना किसी पॉइंट में कंफ्यूज हो गए हो, शायद लास्ट ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में जो अकाउंटेबिलिटी है वो अलग अलग होती है, रिवॉर्ड सिस्टम भी अलग अलग होता है, जो शायद आप कंफ्यूज हो। बाकी अगर तुक्का मारा हो तो फिर तो तीनों ही ऑप्शन आपने क्या किया क्या नहीं, उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना। मेन बात ही समझ आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट रुकना। 135 है ना, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 ये रहा भाई। कोऑपरेटिव लर्निंग के पहली बात तो 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल गोल होते हैं, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। एकेडमिक अचीवमेंट होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी होती है और सोशल स्किल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये स्मॉल ग्रुप अप्रोच है, इसमें अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल होती है, प्रोसेस इसमें डेमोक्रेटिक होता है, लिखा हुआ डेमोक्रेटिक। और इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, प्लस जिसमें रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो ग्रुप रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड है वो ग्रुप में दी जाती है। कोऑपरेटिव लर्निंग हम थ्रू इन एक्टिविटीज के थ्रू, ये ऑलरेडी पेपर में सवाल आया हुआ है कि ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज हम किन किन के थ्रू कर सकते हैं। तो पहला है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, दूसरा इज जिग्सो एंड तीसरा इज ग्रुप डिस्कशन इन्वेस्टिगेशन। इसका क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। अभी फिलहाल आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक स्किल्स, ठीक है। जो ग्रुपिंग होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। वेन एवर पॉसिबल टीम्स इंक्लूड अ मिक्स ऑफ, क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग होगी तो ये सेम ही बात है, इसके अंदर मिक्स होते हैं, रेशियल कल्चरल जेंडर स्टूडेंट्स का मतलब मिक्स होता है, मिक्सचर सा होता है। और रिवॉर्ड सिस्टम इसमें ग्रुप ओरिएंटेड होता है rather than इंडिविजुअली ओरिएंटेड। और इसके 5 एसेंशियल कोऑपरेटिव जो ये प्रिंसिपल्स मान लो या फिर एलिमेंट्स मान लो भी ये होते हैं, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसका ये उत्तर है, तीनों इसके हैं, तीनों इज द राइट उत्तर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पॉइंट इज क्लियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूल ऑफ हिंदी साउंड सिस्टम? पहला रूल क्या है हिंदी साउंड सिस्टम का? पहली बात तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जबरदस्ती सवाल है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। जबरदस्ती क्यों, मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप इसको करो। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज प, यहाँ ये पी नहीं है या प है, हिंदी साउंड सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कॉन्सोनेंट, अगर कोई व्यंजन का समूह प से शुरू होता है तो प के आने जो क्लस्टर है जो व्यंजन का है ना, प के साथ समूह बना सकते हैं वे केवल य र ल व है, अन्य कोई नहीं। मतलब प के साथ अगर क्लस्टर बनाना है तो सिर्फ य र ल व बना सकते हैं, बाकी और कोई बना सकता। नॉट मोर देन 4 कॉन्सोनेंट साउंड्स कैन परसीड अ वॉवल इन वर्ड इनिशियल पोजीशन। शब्द प्रारंभिक स्थिति में एक स्वर से पहले 4 से अधिक व्यंजन ध्वनियां नहीं हो सकती। तो ये इसका है फर्स्ट रूल पूछा है। होप सो या फिर डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी एनएस पढ़ी है कितनी नहीं, आप इसमें शायद कंफ्यूज हो सकते हो। पहली बात तो फर्स्ट रूल पूछा है, तो इस बात से तो आप ये पक्का पक्का श्योर हो कि ये दो अलग अलग रूल दिए हुए, तो इनमें से एक ही उत्तर मिलना है। तो ये बोथ 1 एंड 2 तो कट ही गया, या फिर ऐसा हो कि इन दोनों में से कोई रूल मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल सिर्फ बोथ 1 एंड 2 कटा है, ओनली 1 ओनली 2, नीदर 1 और नीदर 2 बचा हुआ है। अब ये हमें दिया हुआ है 503 ब्लॉक 1, 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 9। मैं ओपन कर देता हूँ, 2 सेकंड रुकिएगा। ये कुछ रूल्स है हिंदी के, है ना। 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 9 पे जाके पढ़ लेना। पहला रूल ये है कि अगर कोई वर्ड है कॉन्सोनेंट क्लस्टर का स्टार्ट हो रहा है प से, तो जो उसके बाद का क्लस्टर है वो प के बाद य र ल व ही होगा, य र ल व ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ये रूल नंबर 1 है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट चीजें समझा रखी है ऑलरेडी क्लास में। रूल नंबर 2 है कि 4 से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड परसीड नहीं कर सकती, नहीं आ सकती वोवल के पहले या वोवल के बाद, तो कम से कम मतलब मैक्सिमम 4 आएंगी, है ना। और अगर 3 कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कर लेना भाई, ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी चीज मैंने करवाई हुई है ये, तो कर लेना। मेन बात ये थी कि रूल नंबर 1 कौन सा है, रूल नंबर 1 ये है, समझ गए। क्योंकि इतना समय नहीं, अगर मैं हर चीज को एक्सप्लेन करने बैठ गया जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है, डजंट मेक सेंस, है ना। मैंने आपको बता दिया कहाँ से किया और थोड़ा समझा दिया, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में बेसिकली 2 रूल्स हैं, अगर आप देख पाओ। ये देखो, रूल नंबर 2 में बेसिकली 2 रूल्स हैं, ए और बी, जिसमें अगर 3 कॉन्सोनेंट अगर लगातार अकर करते C1 C2 C3, तो अगर C1 S है तो C2 PTK होगा और C3 य र ल व होगा, ठीक है। सेकंड रूल यही कहता है अगर 3 कॉन्सोनेंट साउंड लगातार आ रही है, तो अगर पहला S है, स है मतलब पहला, तो दूसरी जो साउंड होगी वो प ट क की होगी, और तीसरी जो साउंड होगी वो य र ल व की होगी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, तो मेक श्योर आप इसको कर लें, ठीक है। तो इसका रूल नंबर 1 ये है, तो ओनली 1 इज द रूल नंबर 1। पॉइंट इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग बाय डूइंग पार्टिसिपेशन इज करेक्ट? कौन सा ठीक है? तो पहला ये है, इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। इट गिव्स रियल एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने भागीदार करने के संबंध में है, बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग। तो सेल्फ लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट करता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। इट इज अ वे ऑफ इंटीग्रेटिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग विद प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये एक समस्या को हल करने के लिए वस्तुओं को हेरफेर के व्यवहारिक अधिनियम के साथ सोच और तर्क के संयोजन का एक तरीका, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 2 एंड 3 इज दी राइट उत्तर, तीनों आप सभी ने कर देगा। इसका ये भी 502 से उठा रखा है, बट ये बहुत ईजी था, इसमें मुझे दिखाने कोई मतलब है बनता नहीं है, ठीक है। इन अ डिफरेंट लैंग्वेज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वेरी फ्रॉम 8 टू 10 टू 40 टू 50। ये भी 503 ब्लॉक 1 से सवाल उठाया गया है। अगर आप इसी के ऊपर थोड़ा पेज पे जाओगे, ये है स्ट्रक्चर ऑफ साउंड। इसमें देख लो, इंग्लिश में 20 वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं 24, तो टोटल 44 होते हैं। यहाँ बेसिकली साउंड सिस्टम की बात करी गई, यहाँ वो ABCD की बात नहीं करी गई, तो इसका आप थोड़ा मेक श्योर करना। हिंदी में 10 वॉवल्स होते हैं, 33 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो टोटल होते हैं 43, ठीक है। और इसमें अगर आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, देयर आर वेरी फ्यू लैंग्वेजेस इन द लैंग्वेज दैट कैन हैव लेस देन 3 वॉवल। ऐसी लैंग्वेजेस भी जिसके अंदर लेस देन 3 वॉवल्स है, ऐसी लैंग्वेजेस भी जिसके अंदर लेस देन 3 वॉवल्स है, और ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिसके अंदर 20 वॉवल की साउंड है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं, किसी किसी लैंग्वेज में 8 से 10 कॉन्सोनेंट ही है, और किसी किसी लैंग्वेज में 40 से 50 कॉन्सोनेंट भी आते हैं,
बस ये बात करी गई है, ये ऑलरेडी पेपर में पूछा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 40 से 50 आएगा, 8 से 10 टू 40 टू 50। ठीक है। कॉन्सोनेंट की बात करें, कम से कम 3 है किसी भी लैंग्वेज में, और मैक्सिमम 20 वॉवल्स आ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। पॉइंट इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेटिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग अ न्यू बिहेवियर रिजल्टिंग ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। तो मॉडल को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके अंदर मॉडलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है। अगर उस मॉडल को आपने पिटते हुए देख लिया, है ना, पिटते हुए देख लिया, तो आप क्या करोगे, जो आप उसका बिहेवियर कॉपी कर रहे थे उसको रोक दोगे। उसको पता है कि आपने देखा कि आप उसका चलना कॉपी कर रहे हो और आपने उसको पिटते देख लिया उस चाल के ऊपर, तो उस बिहेवियर को आप रोक दोगे, मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट। और अगर उसी मॉडल जिसको आप कॉपी कर रहे हो, जो आप बिहेवियर कॉपी कर रहे हो, उसको रिवॉर्ड मिलते हुए देख लोगे थोड़े दिनों बाद, मतलब फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई चल इसको फिर से कर लेता हूँ, तो आप क्या करोगे, उस रोके हुए बिहेवियर को फिर से स्टार्ट कर दोगे। डिस इनहिबिटरी इफेक्ट, एलिसिटिंग मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी। ठीक है। ये ऑलरेडी 139 ना, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 15। हाँ ये रहा। मॉडलिंग इफेक्ट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग अ न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। इनहिबिटरी इफेक्ट की डेफिनेशंस भी आपको, ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन, बिल्कुल डिट्टो कॉपी डेफिनेशन आपको आने वाले शिफ्ट्स में देखने को मिलेगी। वैसे डिसइनहिबिटरी इफेक्ट की इसमें क्या हुआ है, सप्रेशन ऑफ डेविएंट बिहेवियर हो जाएगा, और इसमें आप जो डेविएंट बिहेवियर को आपने स्टॉप किया था वो फिर से आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। और एलिसिटिंग इफेक्ट मैंने ऑलरेडी बताई रखा आपको क्या है क्या नहीं। पॉइंट इज क्लियर। Which of the following method is observed when students from different schools are working together over the internet on a shared assignment? तो बहुत आसान चीज है, इसमें शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, इसमें शायद आप कंफ्यूज हो जाओ अगर आपने एनआईएस ना पढ़ी हो तो। ठीक है। जब एक साझा असाइनमेंट पर विभिन्न स्कूल के छात्र इंटरनेट पर एक साथ काम कर रहे हैं तो वह कौन सी शिक्षण पद्धति है? क्वेश्चन नंबर 140 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 112 में आपको दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखना आप। क्या हो गया ये, यहाँ पे जस्ट मैंने कॉपरेटिव लर्निंग का कुछ जो टॉपिक है वो खत्म किया, उसकी कुछ एडवांटेजेस देखी, कुछ उसकी डिसएडवांटेजेस देखी, लिमिटेशंस देखी। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस है कॉपरेटिव लर्निंग की। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये आके एक बार आप इसको पढ़ लेना। कोलैबोरेटिव थोड़ा सा और जनरलाइज्ड अप्रोच है कॉपरेटिव लर्निंग की। बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग थोड़ी सी और अच्छी अप्रोच है कहीं ना कहीं। ठीक है। इसमें इंडिविजुअल लर्निंग होती है, और इंडिविजुअल लर्निंग होती है हर चीज़, मतलब इसमें अकाउंटेबिलिटी भी एक दूसरे की होती है। लिखा हुआ है ईच इंडिविजुअल फाइंड्स आउट एंड इज अकाउंटेबल टू ईच अदर। इसमें अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे की होती है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। बाकी इसमें आप देख लो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कसिंग अ लेक्चर और स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स वर्किंग ओवर अ इंटरनेट ओवर अ शेयर्ड असाइनमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, एक बार आप ये देख लेना। कोलैबोरेटिव लर्निंग का ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ रखा है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस को एग्जामिन करने के, उसको टेस्ट करने के कौन कौन से 2 एग्जांपल्स हैं। तो पहला है कन्वर्जेशन एनालिसिस और दूसरा है स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं मैं सबको समझा रखा ऑलरेडी क्लास में, एक बार आप ये देख लेना। प्लस एक नीचे इनका ना कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव का नीचे देख लेना इसी पीडीएफ में, एक वो आएगा क्या बोलते हैं डिफरेंस, एक बार आप वो देख लेना। ठीक है, तो इसका आएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। व्हाट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं भाई। प्री नंबर concepts of matching, sorting, comparing, ordering, subsidizing developed during preschool years, that is before the age of। ये ना क्वेश्चन ठीक भी है और नहीं भी। कैसे बताता हूं, रुको एक बार आप यार क्वेश्चन पढ़ो। ऑफिशियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। प्री नंबर कंसेप्ट लाइक जो मैचिंग है, सॉर्टिंग है, कंपेयरिंग है, ऑर्डरिंग है, सब्सिडाइजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल डाइस पे अगर ये आया नंबर तो आपने देख दिया, देखते ही बता दिया 3 है ना, देखते ही 3 बता दिया, इसका मतलब क्या गिना तो नहीं है, और बस बेस्ड ऑन आपकी ऑब्जर्वेशन की हाँ भाई 3 होते तो 3 बता दिया। नेक्स्ट कॉल्ड सब्सिडाइजिंग, इसको मैं आपको बता दूंगा अभी। 504 ब्लॉक 1 पे चलते हैं और हम
पेज नंबर खोलते हैं, पेज नंबर 12। लो जी, 504 ब्लॉक एक मैथ का ब्लॉक है, इसमें चलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, प्री नंबर कंसेप्ट, दीज कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे दीज था तो एग्जामिनर को नीचे वाले जो कंसेप्ट है सारे लिखने पड़े। मैचिंग उसने लिख दिया, मैचिंग लिख दिया, सॉर्टिंग लिख दिया, कंपेयरिंग लिख दिया, ऑल्टरिंग लिख दिया और सब्सिडाइजिंग लिख दिया। उसके बाद डाल दिया concepts can be developed in children during the preschool years, that is before attaining 7 years of age। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पहले ही चीजें इनमें आ जाती हैं, ठीक है। मेन पॉइंट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पहले आ जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन ये 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट मेन पॉइंट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पहले ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब पॉइंट इज कि ऑफिशियल आंसर की में इधर 7 कहीं दिया नहीं है, बट हमें ये पता है कि बिफोर इसके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो उसके लिए हमारे पास एक ही उत्तर है, उत्तर नंबर डी, 9, 12, 10 नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। चूज दी वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। अब होता क्या है, अगर आपने 2022 के पेपर दिए और 2019 के पेपर भी दिए हों, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो D++ इंग्लिश लैंग्वेज से और मैथ के सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो वो यही सवाल पूछा हुआ है, ये फिलहाल इंग्लिश का सवाल पूछा हुआ है। अपोजिट बताना है, अर्थली का, अर्थली मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, और उल्टा हेवनली मतलब आसमान बोल लो या फिर जो भी स्वर्ग से जुड़ा हुआ, जैसा भी कुछ है। इंक्लाइंड प्रेज एक्चुअली इसमें से कुछ होगा नहीं, आप सभी ने कर दिया होगा, ये मुझे पता है। Which of the following stages of Kohlberg moral judgment shares it many features with Piaget stages? ये मैंने ऑलरेडी क्लास नंबर 2 जो कि पेडागोजी स्पेशल की है उसमें करवा रखा है, मेक श्योर आपने वो देख ली हो, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है, आप वो भी जाके देख सकते हो। बाकी मैं इसको समझा दूंगा, अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। Which of the following processes are involved in problem solving? कौन कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? कंपेयरिंग, इन्फरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेटा यूजिंग ट्रायल एंड एरर। तो इसमें सारे के सारे जो भी हैं प्रोसेसेस इंक्लूड हैं। अब ये चलो हमने 4 तो मान लिए, बट इसके अलावा और भी तो होंगे, तो और वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपने सबने इसका उत्तर सही दे दिया होगा, मुझे पता है। जहाँ पे ना ये तुझे मुझे क्वेश्चन आ जाए ना, ऑल वाले, ऑल ऑफ दी अबव, 1 2 3 1 2 3 4, तो आप भिड़ते ये ऑप्शन टिक कर दे, और मुझे पता आपने सभी का उत्तर सही दिया होगा। पेज नंबर 41 पे आइए। मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप एक बार देख लेना। मेन इज द प्रोसेस लाइक ऑब्जर्विंग, इसमें देख लो कौन कौन से प्रोसेस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑब्जर्विंग है, इन्फरिंग है, कंपेयरिंग है, कॉपिंग पैटर्न्स विद ऑब्जेक्ट्स है, यूजिंग ट्रायल एंड एरर है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा है, यूजिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज है। ये सारे के सारे आते हैं किसके अंदर? प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, ठीक है। इन 4 के अलावा मैंने आपको और बता दिया, ठीक है। तो अगर किसी ने लिखे ना हो तो एक बार आप लिख लेना, वैसे इसके सारे 4 के 4 ऑप्शन ठीक है। को-करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू, को-करिकुलर एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती हैं? ये आप सभी ने कर ही दिया होगा इसका उत्तर। अब देखो ये क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर पे, आंसर जो भी है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, ये बस डल गया, कैसे कैसे डला ये। को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होती है भाई? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, मेंटल डेवलपमेंट नहीं, ये होती है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। आप सभी ने उत्तर कर दिया होगा। असली क्वेश्चन ये था पेपर में जो आया है, शी वॉज लेट फॉर द क्लास एट मंडे, तो यहाँ पे क्या कहा? शी वॉज लेट फॉर द क्लास ऑन मंडे, ठीक है। असल पेपर का क्वेश्चन ये है, बाकी दोनों ही आसान थे, कोई भी आ जाता, कोई दिक्कत होती नहीं है। हमें बताना है पार्डन का सिनोनिम बताना है। कंडेम होता है किसी की निंदा करना, ड्यूरेबल इज थोड़ा सा लचीला, एबिलिटीज मतलब उसकी स्किल्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचा एक्सक्यूज, हम बोलते हैं प्लीज पार्डन मी या फिर प्लीज एक्सक्यूज मी, इट इज सेम चीज है ना, ऑलमोस्ट सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज तो नहीं, बट ऑलमोस्ट हमें सिनोनिम बताना होता है। तो ऑलमोस्ट इज एक्सक्यूज, ठीक है। सभी ने कर दिया होगा, आपका किसी को गलती हुई नहीं होगी यहाँ पे। a terminating a non terminating recurring decimal represent, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट रिकरिंग हो,
तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रैशनल कि इरेशनल। इरेशनल वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, बट यहाँ पे क्या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, तो ये क्या रैशनल नंबर है, ओनली ए। बाकी 147 क्वेश्चन नंबर है, ये बताता हूँ, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 31, आप एक बार इसको देख भी लो, बाकी इसमें देखने वाला ऐसा कुछ है नहीं। लिखा हुआ है देखो, अ टर्मिनेटिंग एंड अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ईच रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जिसके अंदर आगे दोनों में नॉन आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो होता है कौन सा, इरेशनल नंबर। डज नॉट रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, मतलब कि वो इरेशनल नंबर होता है। पॉइंट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं किसी को भी। To find out the place value of any digit present at 100 place of a number we have to multiply, for example 574 है, अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, वो जो कि आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट 500 है इसकी प्लेस वैल्यू, बट क्या करना पड़ेगा, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है अगर इसकी मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट प्रेजेंट एट 100 प्लेस, 1 10 100, 100 प्लेस पे है ना, उसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 100 से। अगर टेंस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू निकालनी है तो किससे करना पड़ेगा, 10 से। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ ऐसा सोचने वाला है नहीं। बाकी ऑलरेडी मैथ वाली किताब में जो मैंने आपको दिखाई उसमें ऑलरेडी मैंशनड है। टू ब्लोज ऑन्स मनी, ब्लोज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे शायद गलत दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बेसिकली सिनोनिम बताना है, टू ब्लूज वंस मनी, ठीक है। ओवरकम, बी इन्वॉल्व इन, मेक प्रोसीड, जबरदस्ती ऑप्शंस बना रखे हैं, आप देख भी पा रहे हो। टू ब्लू वंस मनी इज टू स्पेंड ऑल वंस मनी वेस्टफुली, बस उड़ा देना, ठीक है। तो इसका भी टू स्पेंड ऑल वंस मनी वेस्टफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेजर सिस्टम्स ऑफ स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, बेसिकली दो सिस्टम ही है, सीजीएस और एफपीएस। एक जिसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम, एक जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश या फिर इंपीरियल सिस्टम, तो दो ही सिस्टम्स हैं, 1 एंड 2, ठीक है। बाकी ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 150, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 117। देखो भाई, दो मेजर सिस्टम है लिखा हुआ है, टू मेजर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स, कौन कौन से हैं, मैट्रिक सिस्टम है और ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम है, ये आपने देख ही लिया। उसके बाद उनके अंदर भी बेस यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो बेस यूनिट्स बेसिकली जो कि बिल्कुल बेसिक होती हैं, और डिराइव्ड मतलब जो उन बेसिक यूनिट से निकल के बनती हैं वो होती हैं, ठीक है। बाकी मैट्रिक सिस्टम को हम सीजीएस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और या फिर एमकेएस बोल सकते हैं, मीटर किलोमीटर सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। प्लस जो ब्रिटिश सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं एफपीएस, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। बाकी अगर आप इस चीज़ को देख लेना इन्फॉर्मेशन को, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ था नहीं। तो ब्रिटिश मैट्रिक और ब्रिटिश, इसको सीजीएस बोल लूँ, एमकेएस बोल लूँ, और इसी कौन सा एफपीएस है ना, फुट पाउंड एंड सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, में निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण और अधिगम की समस्याएं हैं। समस्याएं कौन सी है भाई, अपरीक्षित आकलन, बिल्कुल क्रूड असेसमेंट होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बच्चों का होता है, ये इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन, टीचर भी ऐसी जबरदस्ती उठ के चला जाता है, उससे भी खुद इतनी नॉलेज नहीं होती, वो भी 4-5 सवाल करके अपने घर, है ना। तो ये तीनों ही इसके बिल्कुल सही उत्तर है। ये मैथ वाली जो मैंने किताब दिखाई उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बट बहुत बेसिक टुच्चा क्वेश्चन था, आप सभी ने कर दिया हो, इसलिए मैं इसका सोर्स दिखाने में कोई इच्छुक नहीं हूँ। आगे चलते हैं जी। ये अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, शायद इसमें से आप में से कुछ लोग फंस जाओ, एक बार पढ़ लो। वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, छठी कक्षा के छात्रों को भिन्न की अवधारणाओं को सिखाते हुए एक शिक्षक ने निम्नलिखित कार्य किया। सभी छात्रों को कागज के कुछ टुकड़े, परिपत्र, आयताकार आकार और धागा वितरित किया और उन्हें दो भागों में विभाजित करने के लिए कहा। छात्र कागज धागे के को समान या असमान भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह उपर्युक्त परिदृश्य अधिगम के 5E मॉडल का कौन सा अनुक्रमिक चरण दर्शाता है। तो 5E मॉडल हमने किया हुआ है, बेसिकली इसमें टीचर ने बच्चों को एंगेज करने का ट्राई किया है, देन दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट फेज, है ना।
शायद आप इसमें से, आप अगर आपने ना पढ़ा हो तो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो गए, बाकी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 15। कहाँ चली गई, स्क्रीन ही गायब होगी। 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 15। कौन सा पेज खोल दिया, रुक जाओ। 15 है कि 75 है? 75 लिखा हुआ है शायद मैंने। ये रफाइफी मॉडल पहला एंगेजमेंट फेज है। एंगेजमेंट फेज में बेसिकली टीचर ट्राई करता है बच्चे का जो इंटरेस्ट ग्रैस्प करने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो उसमें एक्टिविटी देगा। तो यही एक्टिविटी दी हुई, डिस्ट्रीब्यूट अ पीस ऑफ पेपर, यही सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कहाँ चला गया फिर से, बिल्कुल ये सेम कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है। मेक अ प्रेजेंटेशन है ना, ये सारा कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है। ये एंगेजमेंट फेज है। एंगेजमेंट फेज के बाद बच्चों में आता है एक्सप्लोरेशन फेज, जिसमें बच्चों एक्सप्लोर कर पाते हैं थ्रू कोलैबोरेशन, जितने भी उनके डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो थ्रू कोलैबोरेशन ग्रुप वर्क के थ्रू से सॉल्व करते हैं। फिर आती है एक्सप्लेनेशन फेज, जिसके अंदर जितने भी उसकी मिसकंसेप्शंस हैं या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट उसने बनाए हैं, वो ट्राई करता है अपने आप को क्लैरिफाई करने का, जो भी उसने एक्सपीरियंसेस गेन की हैं। इलेबोरेशन फेज में क्या करेगा, अच्छा इस जो फेज है आपका, जो फेज नंबर 3 एक्सप्लेनेशन फेज, इसमें आप भी उनकी हेल्प करोगे जो भी उसकी मिसकंसेप्शंस को दूर करने में। इलेबोरेशन फेज में क्या करेगा, वो जो भी उसने सीखा है वो उसको अलग अलग और भी एक्टिविटीज़ पे अप्लाई करने का ट्राई करेगा, और इवैल्यूएशन फेज में उसकी इवैल्यूएशन हो जाएगी। पॉइंट इज क्लियर? बस इसमें 5 ही था। बाकी इसमें एक आइकॉन मॉडल भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर कंसेप्ट मैपिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं ही, ठीक है। तो एंगेजमेंट फेज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया अलाइन विद द कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आपको पता है इसने बेसिकली 5 क्राइटेरिया दिए थे कि कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, वो स्टेज थ्योरी क्यों है, उसमें स्टेजेस क्यों है, उसके लिए उसने बेसिकली 5 क्राइटेरिया दिए थे, जिसमें से 3 ये सारे दिए हुए, 2 मैं आपको भी करवा दूंगा, तो भी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। एक बार सारे हो जाएंगे कि 3 क्वेश्चन मुझे एक पर्टिकुलर पीडीएफ से करवाने हैं। साइंस ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, मेरा मार्क देखो, पेन चल कहा रहा, मार्क का होगा देखना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पॉलिटिक्स बोलेंगे, साइंस ऑफ गवर्नमेंट को, ये आप सबने कर दिया, इसमें कुछ था नहीं। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक ज्योमेट्री में जो हम ज्योमेट्री खरीदते दुकान से, तो उसमें स्केल आता है, पेयर ऑफ डिवाइडर्स आता है, पेयर ऑफ कंपास आता है, और सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर्स क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो ऐसे कुछ वो ट्रायंगल से हमारे ज्योमेट्री में 2 आते हैं, जिसका आज तक हमने जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया। 2 आते हैं, एक थोड़ा सा लंबा आता है ऐसे करके, है ना, एक थोड़ा ऐसा आता है ना। तो इसमें बताना है, तो एक सेट स्क्वायर होता है 45 डिग्री का, और दूसरा बताना दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है 60 और 30 डिग्री का। ये हमने ऑलरेडी फिर से कवर किया हुआ है यार, अब चीजें कवर करी में तो मैं क्या बोलूँ, कवर करी में तो कवर करी हुई है, यही तो बोलूँ ऑलरेडी कवर किया हुआ है। 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 79। और मैं अभी कुछ मार्क करके लाया भाई, ये सारी ऑलरेडी पहले से क्लास के टाइम की चीजें मार्क्ड हैं, मैं अभी कुछ अलग से मार्क करके नहीं लाया हूँ इसमें। लो, कंस्ट्रक्शन यूजिंग ज्योमेट्रिकल टूल्स लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ डिवाइडर्स होता है, पेयर ऑफ कंपास होता है, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स जो कि एक 45 डिग्री का होता है, एक होता है 60 और 30 डिग्री का, ठीक है, 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। एक बार आप ये भी देख लेना, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 60 और 30 का, ठीक है। एरर बताना है इसके अंदर, देखो आप देख रहे हो इसी पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन में ही कितने सवाल आ गए हैं, देख पा रहे हो, है ना। तो ही हैज हेल्प टू पॉपुलराइज दी कंटेम्प्रेरी डांस, तो आपको दिख रहा है ही हैज आ गया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ हेल्प टू के बाद हेल्प टू की जगह हेल्प्ड आएगा, क्या आएगा, हेल्प्ड, HELPED, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना। तो आसान सा क्वेश्चन था। एरर कहाँ है, पॉइंट 2 में है, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं इस क्वेश्चन में। आ लॉट ऑफ वर्क डैश टू बी डन, आ लॉट ऑफ वर्क, आ लॉट ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, सभी ने पढ़ रखा है रूल, निमिषा बंसल मैम से जो टॉप 120 रूल्स हैं उसी मैडम जी ने बताया है। प्लस ये जो वर्क है ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी, तो हैज़ आएगा नहीं, रिमेन होगा नहीं, रिमेन सिंगुलर वर्ब नहीं है, रिमेनिंग है नहीं, तो एक ही सिंगुलर वर्ब है जो कि है रिमेन। पॉइंट इज क्लियर, अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। आसान सा था ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं। कोलबर्ग ब्लैट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग कॉग्निटिव
कन्फ्लिक्ट एग्जाम्प्लीफाइज, थोड़ा सा क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है इंग्लिश वाले टाइप में। संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरित करने का कोहलबर्ग ब्लाट विधि डैश संतुलन मॉडल का उदाहरण देता है। ये है क्या, एक बार मैं आपको बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर है ये 18, तो एक बार आप ये देख लो। द कोहलबर्ग ब्लाट मॉडल मेथड ऑफ इंड्यूसिंग कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट एग्जाम्प्लीफाइज द डैश इक्विलिब्रेशन मॉडल। कि इन्होंने जो कोहलबर्ग और ब्लैट ने कोई एक कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट का कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको बताऊंगा वो किसका एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल का मतलब किस साइंटिस्ट ने, जो भी साइकोलॉजिस्ट है, उसका इक्विलिब्रेशन मॉडल का एग्जाम्पल है। तो इक्विलिब्रेशन मॉडल किसने दिया था? जीन पियाजे साहब ने दिया था, और किसी ने दिया भी नहीं था। बाकी मैं इसको भी समझा दूंगा, ठीक है। अभी समझाऊंगा, वेट करूँ, 3 क्वेश्चन मुझे पता छोड़े हुए मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिकल लर्निंग? कौन सा नहीं है? दिस इज अ ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत जबरदस्ती है। बेस्ड ऑन जिस एग्जामिनर ने ये सवाल बनाया है उसको ढंग से शायद वो बना नहीं पाया, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी कमी है एग्जामिनर के साइड से, ठीक है। वो बताऊंगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बोला नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिकल लर्निंग कम्युनिकेशन पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स डिस्पोजिशंस एंड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन यार इधर ना ऑप्शन ही गलत है, रुको एक बार। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो। और ये जो इधर लिखा हुआ है ना, ये है मेरे ख्याल से मैथमेटिकल रीजनिंग। एक बार मैं आपको सही हिंदी वालों के लिए तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। संचार स्वरूप और कार्य पद्धति, गणित की प्रति अरुचि और गणितीय तर्क शक्ति, तो दिया हुआ है सही। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, कम्युनिकेशन है, पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स है, डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स है, एंड मैथमेटिकल रीजनिंग है। सिर्फ 1% बच्चे ने सही उत्तर दिया है। तो जिसने NIS पढ़ी होगी वो दे देगा भाई, है ना। ये इसका हिंदी में है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टेढ़ापंथी क्या है, जहां तक मुझे पता है, अगर 1% बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका उत्तर कम्युनिकेशन लगाया होगा, फिर मैं वही बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी एग्जामिनर की गलती है, इसमें ऐसे आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें थोड़ी सी एग्जामिनर की गलती है। असल क्वेश्चन मैंने आपको असली क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 504 ब्लॉक 3 पेज नंबर 51। रुको एक बार, 504 ब्लॉक 3, इस दिल की बातों में जो आते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग। पहला है कंसेप्ट एंड प्रोसीजर्स। क्या है? कंसेप्ट एंड प्रोसीजर्स, जो कि हम ओरल परफॉर्मेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट के थ्रू बच्चा का चेक कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट कैसे हैं कैसे नहीं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, वो कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है। मैथमेटिकल साइड में पढ़ते जाना, ठीक है, मैं इतना समझ नहीं रहा, यहाँ मैं बस बता रहा हूँ एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे था कंसेप्ट एंड प्रोसीजर्स, एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ कर दिया पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स। समझ पा रहे हो? मैथमेटिकल रीजनिंग सेम दिया हुआ ऑप्शन में, डिस्पोजिशन टुवर्ड मैथमेटिक्स ये भी सेम दिया हुआ। डिस्पोजिशन मतलब कि वो कितने अच्छी तरीके से जो उसने चीजें पढ़ी है मैथ में वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है, इट्स कॉल्ड डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। यहां क्या दिया हुआ है? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन दिया हुआ है, बट ओरिजिनल पेपर में ये ऑफिशियल आंसर की मैं चेक कर सका हूं, यहां कम्युनिकेशन ही है। समझ पा रहे हो? तो एग्जामिनर ने क्या किया है, उसने 2 चीज खेली है। एक तो उसने इस मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन बना दिया है, और दूसरा उसने क्या किया है, दूसरा उसने इस कंसेप्ट एंड प्रोसीजर्स को बना दिया है पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स। समझ रहे हो? अब वो चाह रहा था कि आप इस नॉट अ डायमेंशन में टिक करो पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि उसने अपने दिमाग खेल किया, उसने ये सोचा कि मैंने बहुत अच्छी चीजें कर दी हैं, इस कंसेप्ट को मैंने चेंज करके पैटर्न बना दिया है। बट उस भाई साहब के दिमाग में याद नहीं रही कि तूने इस
कम्युनिकेशन को भी, जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन था उसको कम्युनिकेशन बना दिया है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई है। अगर यहाँ पे मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होता तो आप शायद इस ऑप्शन में भी कंफ्यूज होते, जिस डिटर्मिनेशन के साथ आपने इस ऑप्शन को टिक किया है कम्युनिकेशन, बट अगर यहाँ पे होता मैथमेटिकल कम्युनिकेशन तो शायद आप इसको उस दृढ़ता के साथ टिक नहीं कर पाते, फिर शायद आप कंफ्यूज हो जाते। अगर आप खुद सोचो इन चार ऑप्शन में मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स, डिस्पोजिशन टूवर्ड मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग होती, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाते? बताओ, हो जाते ना? समझ पा रहे हो? तो इसका ऑफिशियल आंसर की में उत्तर क्या है? पैटर्न्स एंड प्रोसीजर, क्योंकि उन भाई साहब के हिसाब से उन्होंने कंसेप्ट का पैटर्न्स लगा दिया और वो ध्यान नहीं दे पाए कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का इन्होंने कम्युनिकेशन लिख दिया। तो इधर भाई कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, इसका उत्तर यही है और यही रहेगा। बाकी यहाँ ऑब्जेक्शन करेंगे तो चेंज हो सकता है कि कम्युनिकेशन यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर आपने इसका उत्तर कम्युनिकेशन टिक किया है तो यू कैन गिव योर सेल्फ अ मार्क्स, क्योंकि पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स और कंसेप्ट एंड प्रोसीजर से ऐसा कुछ मैथमेटिकल असेसमेंट में कुछ बदल नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? तो इसका उत्तर ऑफिशियल आंसर की में पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स है, बट अगर आपने कम्युनिकेशन मार्क किया है तो आप खुद को मार्क्स दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो सबसे एक सटीक सवाल, सटीक उत्तर इसका मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स एंड प्रोसीजर और कंसेप्ट एंड प्रोसीजर्स में सच कोई बड़ा अंतर नहीं है, बट हाँ कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा अंतर है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 160, वन हु ड्राइव्स मोटर कार, जो कि गाड़ी चलाता है, वो कौन है? जो गाड़ी, कोई गाड़ी चलाने वाला जो रखता है ना, वो है शॉफर। वो है ना, गाया था गाना दिलजीत का, शॉफर गाना। तो बस वो शॉफर है जो गाड़ी चलाता है। मतलब अगर आप गाड़ी चलाओगे खुद की तो आप शॉफर नहीं, आप ड्राइवर होगे, बट जब आप किसी ड्राइवर को रख लोगे गाड़ी चलाने के लिए, वो होगा शॉफर। पॉइंट इज क्लियर? अब ना वी आर डाउन टू 3 क्वेश्चंस। एक तो ये कोहलबर्ग ब्लाट का, ये वैसे तो इसमें कुछ ऐसे ना समझाने का है नहीं, बेस्ड ऑन ये इक्विलिब्रेशन मॉडल आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो बाकी 2 क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर, मैं सीधा उसी में निकाल लूँ क्या, इसमें क्या मैं घूम रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 153 स्ट्रक्चर्ड होल्स वाला, और क्वेश्चन नंबर, कहाँ चला गया वो क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 153 और क्वेश्चन नंबर 163। ठीक है, रुको मैं इसमें निकाल लेता हूँ, इसमें ना क्या बार बार घूमना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 होगा ये, एक ये वाला क्वेश्चन, और एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, एक ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर 18, एक ये वाला क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना मेरी बात। ये ना ऑलरेडी हम क्लास नंबर 2 कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और जिसमें हमने प्याजे की थ्योरी करी थी, वहां पे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। बाकी एक बार बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इस बारे में बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, कि जो हमारी कोहलबर्ग की जो मॉरल जजमेंट की स्टेज है, वो प्याजे की कहाँ कहाँ से मैच खाती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट शेयर मैनी फीचर विद प्याजे स्टेज। अब डिपेंडिंग अपॉन कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे जो इस पीडीएफ में है, क्योंकि ये सवाल इसी पीडीएफ से उठाया गया है, इस पीडीएफ में सिर्फ 2 स्टेजेस बताई गई हैं। बट अगर हम इसको एक थोड़ा खोल के देखिए, प्याजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज है उसमें 3 अगर मान ले, एनोमिनी मान ले, हेट्रोनॉमी मान ले, और ऑटोनॉमी मान ले। एनोमिनी में जो मोरलिटी होती है वो आउटसाइड कंट्रोल होती है, तो आपने देखा है कि जो इसका स्टेज 1 है, जो इसकी स्टेज 1 है, इसमें भी जो आपकी मोरलिटी होती है वो आउटसाइड कंट्रोल होती है। उसके बाद आएगी हेट्रोनॉमी, जिसमें थोड़ा कंट्रोल उसके ऊपर, उसका खुद का होगा, और थोड़ा कंट्रोल बाहर वालों का होगा, जिसमें रेसिप्रोसिटी आती है कि जैसे को तैसा, तू जैसा मेरे साथ करेगा मैं भी तेरे साथ वैसा ही करूंगा। तो अगर आपने ध्यान से थ्योरी पढ़ी तो स्टेज 2 के अंदर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के अंदर ही वो थ्योरी आती है, टिट फॉर टैट वाली, या फिर यू स्क्रैच बाय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, है ना। अगर तू मेरी पीठ हो जाएगा तो मैं तेरी खिंचवा दूंगा, मतलब कहने का मतलब यही कि जो तू करेगा वैसा मैं करूंगा, जैसे को तैसा। उसके बाद आता है प्याजे की स्टेज 3, जो कि होती है ऑटोनॉमी, जिसमें उसके अंदर खुद से ही जो मोरलिटी आ जाती है। तो वैसे ही इसके अंदर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर उसके अंदर खुद की मोरलिटी आ जाएगी, वो बेस्ड ऑन दूसरे बंदे को क्या अच्छा लगता है वो खुद से जज करके वो जो भी एक्शन लेना है वो ले सकता है। तो बेस्ड ऑन कौन सी मैच खा रही है, तो स्टेज 1 2 3 सिंपली मैच खा रही है, तो इसका उत्तर है 1 2 3। कहाँ है 1 2 3? 1 2 3, पॉइंट इज क्लियर?
बाकी मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। ये लिखा हुआ है, as mentioned earlier, there are similarities between Kohlberg first 3 stages and Piaget's 2 stages। मैंने बताया ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया इस पर्टिकुलर पीडीएफ से। यहाँ पे पियाजे की 2 स्टेजेस के बारे में बात करी गई है, बट मैंने आपको समझाने के लिए वहां पे उसकी 3 स्टेजेस ले लिए। पॉइंट इज क्लियर? ये आपकी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, मैंने क्या बताया इन स्टेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई मेरी थ्योरी में स्टेजेस क्यों हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली इसने 5 क्राइटेरिया सेट करे। कौन कौन से 5 क्राइटेरिया? पहला है क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, मतलब कि ये ऑलरेडी मैं क्लास नंबर 2 में करवा चुका हूं, अगर किसी को समझना है तो एक बार आप वो जाके देख लेना, यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। क्वालिटेटिव डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हर स्टेज अपने आप से अलग है। स्टेज 1 की अलग डिफरेंस अलग क्वालिटीज है, स्टेज 2 की अलग क्वालिटीज है, स्टेज 3 की अलग क्वालिटीज है। बेसिकली हर स्टेज में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है। स्ट्रक्चर्ड होल्स का कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टेजेस हैं वो अपने आप में पूरी हैं, आइसोलेटेड नहीं है, वो अपने आप में पूरी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड होल्स का मतलब ये है कि अगर बच्चा किसी भी स्टेज पर है, फॉर एग्जांपल स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो अगर उसको आप कोई भी सिचुएशन दे दोगे, उसके हर सिचुएशन में जो उसका रिस्पॉन्स है वो कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। एक बार 2 सेकंड रुकना आप। ठीक है, तो लेवल ऑफ जजमेंट कंसिस्टेंट रहेगा, और ये आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज नहीं है, ये अपने आप में पूरी स्टेजेस है। थर्ड इज इनवेरिएंट सीक्वेंस। इनवेरिएंट सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है वो बदल नहीं सकता। बच्चे बाय डिफॉल्ट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 ऐसे ही बच्चे को जाना पड़ेगा। बच्चा एकदम से स्टेज 2 या फिर स्टेज 3 में जंप नहीं कर सकता। ये इनवेरिएंट सीक्वेंस मतलब कि जो बदला नहीं जा सकता। अगला इज हिरार्किक इंटीग्रेशन। हिरार्की बनी हुई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जैसे जैसे बच्चा ऊपर जाता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो पिछले वाले जो उसकी जजमेंट्स है, फिर पिछले वाले जो मोरालिटी है वो भूल जाएगा, वो भी उसके साथ चलती जाएगी। एज अ रिजल्ट तभी वो चीजें सीखता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्टेज 5 में है तो उसके पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की सारी मोरालिटी अभी भी पड़ी हुई है। हाँ, अब वो डिपेंडिंग अपन उसकी एज बढ़ गई है, तो वो स्टेज 5 वाली चीजों को मॉरली जज कर पा रहा है। बाकी उसको पता है कि वो पहले कैसे जज करता था कैसे नहीं। तो हिरार्की इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना। हिरार्की आपको पता ही है। फिफ्थ इज यूनिवर्सल सीक्वेंस। चाहे पंजाब का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे सूडान का हो, चाहे किसी देश का हो, ये सीक्वेंस यूनिवर्सल रहेगा। आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, डजंट मैटर। पॉइंट इज क्लियर? अब ना इसमें एक पॉइंट है जो काफी सारे पीवाईक्यूज में या फिर 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो ये है, आपने शायद देखा हो ना देखा हो, बाकी मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ पीवाईक्यू में, सॉरी क्लास में। ये हिरार्किक इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट था इसके लिए, कोहलबर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी ने ही ये एक्सप्लेन किया कि स्टेजेस की डायरेक्शन क्या होगी। लिखा हुआ था कंसेप्ट ऑफ hierarchic integration is very important for Kohlberg because it enables him to explain the direction of his stage sequence. Point is clear? एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप ये सुन लो। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास 80 आया, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आपके पास 70 रिजल्ट आया, आपके पास 90 आया, आपके पास 60 आया, तो आपको पता अगर यहाँ पे हिरार्की है कि बढ़ते हुए क्रम में है और इंटीग्रेट हो रही है, तो आप यही बोलोगे ना भाई पहली स्टेज 60 वाली होगी, फिर दूसरी 70 की होगी, फिर तीसरी 80 की होगी, फिर अगली 90 की होगी। तो यही हुआ हिरार्की इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात थी। तो बस ये चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अब हम चलते हैं कोहलबर्ग और ब्लैट के मॉडल पे। ये रहा, मोशे ब्लैट नाम का बंदा था। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी मिलीजुली भगत थी, कोहलबर्ग की और मोशे ब्लैट की। मोशे ब्लैट ने भी एक डिस्कशन किया। ठीक है, उसने भी बच्चों को एक डायलेमा दिया, जैसे उसने दिया था ना, हिंज डायलेमा दिया था, वैसे ही इसने दिया। इसने बोला कि एक मिस्टर जॉन्स है जिसका बेटा बहुत सीरियसली इंजर्ड है। ठीक है, अब उसको फटाफट हॉस्पिटल जाना है, तो मिस्टर जॉन्स के पास फिलहाल कोई कार नहीं है। तो उसने क्या किया, वो एक स्ट्रेंजर के पास गया और उसने उस सिचुएशन के बारे में बताया कि भाई मेरा बेटा ऐसा बीमार है और बहुत तगड़े तरीके से मुझे हॉस्पिटल जाने की रिक्वायरमेंट है। अब उसने बोला कि क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो, पर स्ट्रेंजर ने मना कर दिया कि नहीं, अभी मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए मैं आपको मेरी कार नहीं दे सकता। एट द एंड रिजल्ट में क्या हुआ, मिस्टर जॉन्स ने धक्के से उसकी गाड़ी चुरा ली या फिर छीन ली, कुछ भी बोलो,
तो ये एक उसने डायलेमा या फिर एक सिचुएशन दी, ठीक है। अब उसने बच्चों से पूछा कि क्या मिस्टर जॉन्स को वो करना चाहिए था कि नहीं। स्टूडेंट बी और सी के बारे में यहाँ बात करने वाले, मैं एक चीज समझाने वाला हूँ जिससे आपको वो कंसेप्ट ही समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये इक्विवेलेशन मॉडल का एग्जाम्पल क्यों है, ये इक्विवेलेशन मॉडल का एग्जाम्पल क्यों है। थोड़ा सा ना इस ब्लाट वाले मॉडल में और कोहलबर्ग वाले में क्या फर्क था। कोहलबर्ग ने ना आखिरी में उत्तर नहीं दिया उनको, कभी भी उत्तर दिया ही नहीं है। जो उन्होंने अपने आप से उत्तर दिया वो मान लिया, उसी के हिसाब से स्टेज बना दी। ब्लैट ने क्या किया कि पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ, एंड में फिर मैं आपकी असल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए, मतलब आपको मैं उत्तर बताऊंगा। तो इससे होता क्या है, पहले बच्चे को नई इंफॉर्मेशन मिली, वो असिमिलेट करता है। अब क्योंकि उसको असली उत्तर पता लग गया कि भाई असली मॉरल जजमेंट ये होनी चाहिए थी हमारी, तो वो इस टाइम पे क्या करेगा, अपनी जो प्रीवियस असिमिलेशन है, जो प्रीवियस नॉलेज उसने स्टोर कर लिया, उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। चेंज करेगा मतलब अकोमोडेशन। और अगर उन दोनों में ये बैलेंस बनाने का ट्राई करेगा, अब उसने असिमिलेशन भी कर लिया, अकोमोडेशन भी कर ली, तो अब क्या करेगा, इक्विलिब्रेशन तो करेगा। तो यही बोला हुआ है कि जो ये कोलबर्ग ब्लैट मॉडल है, ये इक्विलिब्रेशन मॉडल का एग्जांपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो स्टूडेंट बी है उसने बोला felt that Mr. John has a good cause of taking a car and also believed that stranger could be charged for murder if the son died। तो स्टूडेंट बी ने ये बोला कि भाई मिस्टर जॉन्स ने बिल्कुल सही किया, और अगर उसका बच्चा मरता है तो स्ट्रेंजर है जो अपनी गाड़ी देने से मना कर रहा था, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। स्टूडेंट सी ने बोला कि जो स्ट्रेंजर है अपना, उसने कोई भी लॉ वायलेट नहीं किया, तो वो अपने हिसाब से ठीक है, ठीक है। बट यहां पे खुजली हो रखी है स्टूडेंट बी के। स्टूडेंट बी स्टिल फेल्ट दैट स्ट्रेंजर्स बिहेवियर वाज समहाउ रॉन्ग इवन दो ही नाउ रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट लीगली रॉन्ग। तो स्टूडेंट बी ये कह रहा है कि हाँ भाई चलो ठीक था जैसा भी था, बट जो स्ट्रेंजर था उसने पहले बोला कि उसको भाई चार्ज लगना चाहिए मर्डर का, बट उसको बाद धीरे धीरे वो समझ गया कि हाँ भाई इतना लीगली रॉन्ग नहीं था। ऐसा कोई भी अपनी आपकी गाड़ी मांगेगा, आप दे दोगे, नहीं दोगे। आखिरी में ब्लैट ने उत्तर बता दिया, ये उत्तर था उसका जो ब्लैट ने उत्तर बताया। अब देख लो इसको, द स्ट्रेंजर्स बिहेवियर ब्लैट सेड वाज नॉट लीगली रॉन्ग। कि जो उसका बिहेवियर था लीगली रॉन्ग नहीं था, आप ऐसे किसको अपनी गाड़ी दे दोगे, लीगली रॉन्ग नहीं था, बट मॉरली रॉन्ग था। मॉरली रॉन्ग कैसे, अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो गलत था। आपको दिख रहा है उसका लड़का मर रहा है और आप गाड़ी देने से मना कर रहे हो, तो आप मॉरली रॉन्ग हो, लीगली नहीं हो। तो अब वही है कि पहले उसने असिमिलेशन करी स्टूडेंट बी के दिमाग में, खुद की उसकी कुछ चीजें रही होंगी, फिर उसको असल उत्तर पता लग गया, फिर उसने अकोमोडेट कर ली उन चीजों को, तो बेसिकली क्या इक्विलिब्रेशन होगी। तो ये लिखा हुआ था कोहलबर्ग ब्लैट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पलीफाइज, मतलब ये बेसिकली एग्जाम्पल है प्याजे इक्विलिब्रेशन मॉडल का, बात ये करी गई थी। बाकी ये मैंने 3 आपको बता दिए, 2 और मैंने आपको बता दिए इसमें से, है ना। इसको आप याद कर सकते हो क्विज से, QUHIS, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, यूनिवर्सल सीक्वेंस, H से हिरार्किक इंटीग्रेशंस, I से इनवेरेंट सीक्वेंस, एंड S से स्ट्रक्चर्ड होल्स। वो क्लास देखोगे ना, मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है कैसे आपको याद करना है कैसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बता दिया। पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज हमने फिर से कवर कर लिया, आज क्या, हाँ 30 क्वेश्चन और कवर कर लिए मेरे ख्याल से ना। तो अब हम वी आर डाउन टू डिसिप्लिन 4 एंड 5, हम ट्राई करेंगे अगली क्लास में, लाइक 2 क्लास में, एक में 20 एक में 20 करके इसको खत्म कर दें। और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सबको कैसी क्लास लगी एक बार मुझे बता देना, और किसका कितना स्कोर आया ये बता देना।